एनसीईआरटी क्लास 6 का दूसरा चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अध्याय 2 आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक का जानकारी लेंगे। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तुषार कहाँ जा रहा था? दिल्ली से चेन्नई जा रहा था रिश्तेदार के साथ। ठीक। रेलवे में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाजार का नजारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसे कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक तक आए हैं। तुषार सोचने लगा कि जब लोग के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो वो क्या सोचा कि लोग पहले किस तरह से यात्रा करते थे और एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाया करते थे। ठीक है। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? ठीक है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे, उसको आज के डेट में हम क्या कहते हैं? आखेटक खाद्य संग्रह। आखेटक मतलब खाद्य संग्रह, ठीक, के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। किस लिए इधर से उधर लोग जाते थे? तो अपना भोजन के लिए इधर से उधर जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों को शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कारण कई थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पेड़ पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए वह भोजन की तलाश में इन्हें दूसरे जगह जाना पड़ता था। लोग एक जगह रहते थे तो वहाँ रुकते थे और पूरा उस एरिया का फल फूल, जानवर को शिकार कर फल फूल चुनकर खा लेते थे और फिर वहाँ नहीं मिलने पर दूसरे जगह जाते थे। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों के शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरी कारण यह कि पेड़ और पौधे में फल फूल अलग अलग समय में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाके में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी का, पेड़ पौधे का जीवित रहना असंभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यदि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता पाता है। इसीलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। समझे? लोग इतने कारणों से एक दूसरे जगह जाया करते थे। अब देखिए, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियां के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों को खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाग जैसे हथियार बनाए जाते थे। बांध जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियां का उपयोग इधर ईंधन के साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य
जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों को खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। इसमें देख लीजिए दोनों फोटो दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 में देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान के पुराण स्थल हैं। देखिए मानचित्र 2 में ये जो देख रहे हैं लाल निशान पुरातात्विक स्थल, ये स्थान है जहाँ लोग रहते थे, ठीक है। इसमें जो कह रहा है लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुराना स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने का प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिनते चुने स्थान को ही चिन्हित किया गया है। इन पुराना स्थलों, नदी और झीलों के किनारे पाए गए हैं। इसमें देख लीजिए लाल निशान ब्लू ग्रीन मतलब पुरापाषाणिक स्थल, नपाषाणिक स्थल, महापाषाणिक स्थल, आरंभिक गांव और आधुनिक नगर। ये मानचित्र में सब दर्शाया गया है, ना ध्यान से देख लीजिएगा। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसा जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, ठीक है। इसमें देखिए शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है। एक शैल चित्रकला, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से जमीन सजीव चित्र किया गया है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, भीमबेटका कहाँ है? आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुराना स्थल पर गुफा व कंदहार मिले हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं की राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं, ठीक है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? आगे देखिए, पुराण स्थल। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं को अवशेष मिलते हैं। क्वेश्चन में ऐसा भी रहता है कि पुरा स्थल किसे कहते हैं, तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं को अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ दिए। ये जमीन के अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज। आग की खोज कब हुआ? मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, पृष्ठ 12 में। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष कहाँ मिला है? कुरनूल गुफा में। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आग का आविष्कार कुरनूल गुफा में हुआ था, ठीक है। भगाने के लिए किया गया। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? नाम तथा तिथि। हम जिस काल के बारे में पढ़ते हैं पुरातात्विक ने उनके बड़े-बड़े नाम रखते हैं। आधुनिक आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल। यह दो शब्दों से बना होता है। पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना। इन नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पुरापाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक काल, मध्यकाल और उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी किस काल के दौरान घटित हुआ है? तो पुरापाषाण काल में। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे
मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। प्रावर्णीय बदलाव किस काल में मिला है? मध्यपाषाण काल में, मेसोलिथ में मिला है। इस काल का समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। मध्यपाषाण युग कब से कब तक है? 12,000 पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिनी यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डी तथा लकड़ियां के मुट्ठे लगे हाशियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते होंगे। अगर युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब होता होगा। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। बदलती जलवायु। देखिए, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हरिण, बाहर, सिंहा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इस जानवरों को शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने के बाद सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्व स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं और जौ, धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिला, पुरुषों और बच्चों ने इस अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सोचने लगे होंगे कि इस अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोग ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। सही बात है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता का जंगली पूर्वज था। सबसे पहला कौन सा जानवर को पालतू बनाया? कुत्ता को। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने के उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। ठीक। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? ऐसा भी कोई ऑप्शन आता है? देखिए, घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने और घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तरह अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधे को चुनते थे जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत लठंढेल अनाज के पक्के दानों के भीतर भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उन्हें गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवरों की दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन से जंगली सूअर का और कौन सी पालतू सूअर का है? यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चल रही है। अब इसमें देखिए, ये भी दांत है, ये भी दांत है। तो ये पतला वाला जो है सो पालतू सुअर का दांत हुआ, ये बड़ा वाला जो है जंगली सुअर का दांत हुआ।
यही प्रक्रिया को पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह प्रक्रिया 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो किसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। अनाज के उपयोग हम कर सकते हैं बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडार के लिए। ठीक, 4 तरह से अनाज का उपयोग कर सकते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों की चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज के भोजन और बीजों दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोग ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते और खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे बड़ी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उन्हें दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के भंडार का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है? आज जानवर का उपयोग किस लिए होता है, इसके बारे में जानिए। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। मानचित्र 2, पृष्ठ संख्या 12 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? देखो 11, 12 इसमें नहीं है ना, दूसरा में होगा। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ण दिख रहे हैं? पता है इसमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्व विधि को शुरुआती कृषि और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। पुरातत्व को शुरुआत कृषकों और पशुपालकों को होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये दृष्टि स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियां के नमूनों को अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों को अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियां को भी पहचान कर सकते हैं। स्थानीय जीवन की ओर। पुरातात्विकों को कुछ पुराने स्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुज्रहोम वर्तमान कश्मीर में है। बुज्रहोम कहाँ है? वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। गड्ढे के नीचे घर लोग कहाँ बनाते थे? बुज्रहोम वर्तमान कश्मीर में। ठीक है, ऐसा भी सवाल रहता है बुज्रहोम कहाँ है, तो वर्तमान कश्मीर में। बुज्रहोम वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। गड्ढे के नीचे घर को क्या कहा जाता था? गर्तावास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातात्वियों ने झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिले हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारे जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया
जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रत्युत्युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियां से भी बनाए जाते थे। देखिए ये औजार है। आगे देखिए, नवपाषाण युग के पुराने स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तने मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दाल जैसे अनाज अब आहार व महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसा बात नहीं है। एक तरह जहाँ कई लोगों पर स्त्री पुरुष का शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म शिक्षण, मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मानचित्र 2, पृष्ठ संख्या 12 में मेहरगढ़ ढूंढो। यहाँ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते। बोलंदर के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। मेहरगढ़ समतल वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं उगाया और भेड़ बकरी पाला। मेहरगढ़, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली है। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियां की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर के 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ स्वतः भंडारण के काम आते होंगे। मृतक के बाद समानांतर मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कोई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृत्यु के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसके परलोक में मृतकों को खोने के लिए रखा जाता था। रखा गया। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी को कंकाल को पहचान सकते हो? इसमें दिया गया है। मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या मान्यता है? उपयोगी शब्द आखेटक, खाद्य संग्रह, पुरापास्थल, योग स्थल, आवासीय, इस सब को देख लेना है और इसका क्वेश्चन बनाना है। मध्यपाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ की बस्ती के आरंभ लगभग 8,000 साल पहले।